आज के इस वीडियो के पार्ट 4 पे हम एक बार लेके हाजिर हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के प्रश्न संख्या पिछले वीडियो में 8 तक हल हो गया था। इस वीडियो में हम 9 से लेकर के हाजिर हैं। यही हमारा फिर से टॉपिक है। आइए प्रश्नों को दिखाते हैं। प्रश्न कहाँ से हमने इस वीडियो में लिया है। ये प्रश्न रहे अति लघु उत्तरीय के। ये प्रश्नों को मैंने हल कर दिया है। आज के प्रश्न यहाँ से, चूँकि 8वें वीडियो में मैंने हल कर दिया था। आज के प्रश्न है 9, 10, 11, 12 और 13 और 14 तक आज के वीडियो में हैं। तो आज इन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तैयारी है तो वीडियो का चौथा पार्ट लेके आया हूँ। जो लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसमें से 30 प्रश्न है जिसका मैंने पिछले वीडियो में 8 प्रश्नों को हल किया था। आज मैं फिर कोशिश करूंगा कि 7 से 8 प्रश्नों को हल करूं। तो आइए हम फिर से चलते हैं 9वें नंबर प्रश्न पे। 9वां नंबर प्रश्न है समांतर श्रेणी 25 + 28 + 31 ... प्लस 100 का योगफल ज्ञात करें। इसका योग ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्न में ये नहीं पता है कि कौन सा पद है 100, तो याद नहीं है, दिया भी नहीं है। तो हम पहले n निकालेंगे कि कौन से नंबर पे 100 आ रहा है। n निकालेंगे सबसे पहले। a है 25, d हो गया 28 - 25 3, और जो 100 है ये अंतिम पद है। अंतिम पद को लिखते हैं an या l या tn। 100 दिया हुआ है। n बराबर होता है a + n - 1 × d बराबर 100। a के जगह हम भर देंगे 25। n नहीं पता है, d कितना है 3, 100 n - 1 × 3, 100 + 25 आकर इधर -25 हो जाएगा। तो 100 में से 25 गया 75, n - 1 100 में से 25 गया 75, और जो 3 है आगे इसमें भाग लग जाएगा। 25 × 3 = 75 होता है। n बराबर हो जाएगा 25 + 1 यानी कि 26। n का मान निकल गया 26। अब निकालना है योगफल। योगफल का सूत्र क्या है? SN बराबर होता है n/2 × a + l। l मतलब अंतिम पद। एक और फॉर्मूला होता है, तो उसको हमने क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि अंतिम पद हमको पता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। n/2, n का मान निकल गया है 26, a है 25 और l है 100। कट जाएगा 13, और इसमें जब हम जोड़ेंगे 125। अब गुणा कर देंगे तो 13 × 5 = 65 का 5 करीब 6, और 13 × 2 = 26, 6 × 32 का 2 करीब 3, 13 कम 13 3 16। ये हो गया 1625। 13 × 5 = 65, 6 13 × 26, 32। ठीक है। और आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यह है 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न ये है कि के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो 3 कंडीशन होते हैं कि एक समीकरण जो होता है उसका युग्म जो है विरोधी होता है, एक अविरोधी होता है, एक आश्रित होता है। तो जो विरोधी होता है उसका कोई हल नहीं होता है, तो उसका कंडीशन हमें लिखना है। कोई हल नहीं हो, तो ये विरोधी पे आता है। तो विरोधी का जो कंडीशन है उसको हम लिख लेंगे a1/a2 = b1/a
B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। इसको पहले हम क्या करते हैं, ये जो बराबर के इधर 1 है इसको अंदर लाते हैं, ये भी बराबर के इधर जो कांस्टेंट है इसको हम अंदर लाएंगे, तो अंदर लाएंगे तो इसमें भी माइनस हो जाएगा, इसको लाएंगे इसमें भी माइनस हो जाएगा, और C1 बाई C2 करेंगे तो दोनों में माइनस रहेगा, कट जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं या दोनों को अंदर ला करके वो प्रॉपर तरीका है वैसे भी बनाएंगे। अगर समझ में आता है तो ऐसे बनाएगा। अब हम मान रखेंगे, ये हो गया A1, ये हो गया A2। कैसे लिखेंगे, 3 बट्टा 2k माइनस 1 बराबर 1 बट्टा k माइनस 1 और बराबर नहीं है 1 बट्टा 2k प्लस 1। ये कंडीशन है, कंडीशन के अनुसार मैंने मान को रख दिया है। अब हल करते हैं इसका, इसी को लेकर के हम हल कर देते हैं। चूंकि 3 बट्टा 2k माइनस 1 बराबर 1 बट्टा k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हो जाएगा 3 में k से 3k माइनस 3, 1 में जब गुणा करेंगे तो 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3, पहले से इधर माइनस 1 है तो 3k में से 2k लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसलिए k बराबर 3 में से आ गया 2, आंसर हो जाएगा k बराबर 2। या फिर इसको और इसको लेके हल कर देंगे, उससे भी मान निकल जाएगा तो वो भी एक आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है, विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है। अगर देता कि समीकरण के अनेक हल होंगे तो हम तीनों को बराबर लिखते हैं, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। अगर कहता कि युग्म केवल एक हल होंगे और द्वितीय हल होगा तो हम लिखते हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो उतना ही पर अद्वितीय का कंडीशन हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यह है 11वां प्रश्न। प्रश्न है कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 की तुलना कर हमें यह मालूम करना है कि जो लीनियर पेयर इक्वेशन, लीनियर पेयर दिया हुआ इक्वेशन का, उसका कौन सा हल होगा, अद्वितीय होगा या एक भी नहीं होगा या अनेक हल होगा। तो आइए हम तुलना करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे A1 बाई A2, तो A1 होता है, A2 होता है, B1 होता है, B2, C1, C2। इसको अंदर करके भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। A1 बाई A2 2 बट्टा 4, कट जाएगा 1 बट्टा 2। फिर हम निकालेंगे B1 बाई B2, B1 कितना है -3 और B2 है -6, कट जाएगा 1 बट्टा 2। जब ये दोनों बराबर आ जाता है, ये दोनों बराबर आता है, तब जाके हम C1 बाई C2 निकालते हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, अगर इसमें माइनस रहता तो बराबर नहीं होता। दोनों का चिन्ह बराबर है, दोनों का मान बराबर है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। हम निकालेंगे C1 बाई C2, C1 है 8 और C2 है 9, तो C1 बाई C2 आ गया 8 बट्टा 9। जब ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो कैसे हम लिखेंगे A1 बाई A2, ये तो बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है C1 बाई C2 के। जब इस तरह का कंडीशन बनेगा तो लिखेंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, अतः यह असंगत है। क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा, ये विरोधी है, इसीलिए असंगत है। ये है 12वां प्रश्न। प्रश्न है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच करना है कि जो हम शून्यांक निकाले हैं उसके जो ये है मल्टीपल है उसके साथ सटीक है या नहीं है। तो आइए हम इसको दो विधियों से हम हल कर सकते हैं।
जो द्विघात समीकरण है उसको हम दो विधियों से हल कर सकते हैं। एक बाई फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि और एक द्विघात समीकरण का जो हल करने का विधि है टी निकाल करके उस विधि से। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से ज्ञात कर लेते हैं। 6x² - 7x - 3। चूंकि शून्यांक निकालना है तो हम शून्यांक मान लेंगे या ऐसे लिख देते हैं। अब इसको तोड़ेंगे तो 6x², 6 3 18, इसको दो पार्ट में करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 9x - 2x। 9 में से 2 गया 7, 6x² - 9x माइनस प्लस। अब ये दोनों में क्या कॉमन है? 3 के पहाड़े में दोनों आते हैं और x भी कॉमन है और 3 के पहाड़े में भी आते हैं तो 3 भी कॉमन होगा x, तो 3 दूना 6 और 3 दिया 9। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एक लिख करके इसको जेम करके लिख देंगे। ये दोनों जब इक्वल हो जाता है, डिजिट भी और साइन भी, चिन्ह भी, तो समझते हैं कि फैक्टर सही है। इसको दोनों में है तो कॉमन कर देते हैं। इसमें बच जाएगा 3x, इसमें +1। ये दोनों को शून्य, इसका शून्य निकालना है तो इसको शून्य मान लेते हैं। 2x - 3 = 0। 2x = 3, इसलिए x = 3/2। इसको जब मानेंगे शून्य, 3x + 1 = 0। 3x + 1 इधर आकर -1 हो जाएगा। x = -1/3। दोनों वैल्यू निकल गया। अब हम इसकी जांच करेंगे, इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो सही है या नहीं है। तो एक हो जाता है अल्फा, एक हो जाता है बीटा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, फॉर्मूला से पता है। -b का मान है -7, ये b का मान है -7, ये है 6, ये हो जाएगा 7/6। अगर ऐसे हम अल्फा का मान और बीटा का मान प्लस करें, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? ये हम भर देते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है 3/2 और प्लस बीटा है -1/3। एलसीएम निकाल देंगे। 3 दूना 6, 3 3 का 9 और 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 गया 7/6। इस तरह भी अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6, फॉर्मूले से भी अल्फा प्लस बीटा का मान 7/6। तो इस प्रकार इसके गुणांकों का संबंध जो है सत्य है। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो c है -3, ये है 6, -3/6 कट जाएगा -1/2। अब इससे हम गुणा करके देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 3/2 और बीटा है -1/3। 3 से 3 कट जाएगा -1/2। ये भी दोनों सही है। इस प्रकार शून्यांकों और गुणांकों के बीच का जो संबंध है बिल्कुल सत्य है। 13वां प्रश्न है कि x और y में संबंध स्थापित करना है जो कि x y जो है बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पे हैं। तो इसका एक बिंदु बना लेते हैं P, इसका हम निर्देशांक लिख देते हैं x y। इससे एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी दोनों बराबर है। इसका निर्देशांक है 7 1, इसका निर्देशांक है 3 5। तो हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से AP² = PB²। क्योंकि PA = PB समदूरस्थ है तो स्क्वायर लगा देते हैं। जब स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। फिर उसी तरह x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर।
इसको जो हम जब हल करेंगे, 1 स्क्वायर 2 सत्ते 14 और 7 सत्ते 49, इसको जब करेंगे ए स्क्वायर 2i प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 गुना 6x अब प्लस 3 त्रिका 9, इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर 5 गुना 10y प्लस 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, इधर बच गया -14x -2y और 49 है, कितना हो जाएगा 50, इधर बच गया -6x -10y और 25 और 9 34। अब एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, ये -6x इधर आएगा +6x हो जाएगा, ये पहले से -2y है, -10y आएगा इधर +10y, +50 पहले से है, इधर आएगा तो -34 हो जाएगा। तो 6 में से 14 जाएगा -8x, 10 में से 2 जाएगा +8y और 50 में से 34 जाएगा 16। 8 से सब कट जाता है, तो -8 से हम भाग देंगे, -8 से, तो 8 से कट भी जाएगा और माइनस से सबका चिन्ह चेंज भी हो जाएगा, तो देंगे तो हो जाएगा x -y -2 बराबर 0। यह एक संबंध हो गया जो इसको रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार आंसर हो गया x -y -2 बराबर 0। 14 नंबर प्रश्न है कि एक एबीसी है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें दिया हुआ है कि AC बराबर BC, AC और BC दोनों बराबर है दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज भी है। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AC बराबर BC दिया हुआ है, और दिया हुआ है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। अब इसी के आधार पर हम बनाते हैं, क्योंकि इसमें 4-5 पार्ट होते हैं, तो चूंकि 2 नंबर का इसलिए ज्यादा पार्ट नहीं लिख सकते हैं। लॉन्ग पार्ट यदि होता है ना, थेल्स प्रमेय होता है या पाइथागोरस प्रमेय, तो उसमें हम 4-5 पार्ट करके लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AC जो है BC के बराबर है, तो AC की जगह पर हम BC लिख सकते हैं, AC स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं AC, और इस AC के जगह पर हम लिख सकते हैं BC, क्योंकि जो BC है AC के बराबर है और AC BC के बराबर है, तो AC की जगह पर हम BC भी लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। तो इसलिए ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। इसीलिए जो कोण C बराबर होगा समकोण होगा, समकोण अर्थात कोण C होगा 90 डिग्री। यहाँ AB है, कोण C कितना होगा 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अभी जो हमने प्रश्न बताया
ये 2023 के बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड मैट्रिक की जो परीक्षा होगी उसमें से जो मॉडल पेपर बिहार सरकार ने जारी किया हुआ है, उस 30 प्रश्नों में से कल मैंने 8 को बता दिया था। बाकी आज मैंने कुल 6 प्रश्नों को हल किया और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझे। एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देखें, समझे। बिल्कुल ही हल्के प्रश्न हैं और मैंने प्रयास किया है कि आपको सरल विधि से बताएं और जितना सुगम्य विधि हो आपको हम उस भाषा में बताएं, ताकि आप पूरी की पूरी क्वेश्चंस को, उसके मेथड को समझ सके और परीक्षा में जाएं तो आसानी से इस प्रश्नों को कैसे लिखना है बखूबी लिख सकें। धन्यवाद।